वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है। तो जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें डिसरप्शन हो जाए किन्हीं कारणों की वजह से, जैसे नेचुरल कारण भी हो सकते हैं, जैसे नेचुरल फायर है या तो वॉल्केनिक इरप्शन है, इसके कारण प्रॉब्लम हो जाए, या तो मैन मेड जो प्रॉब्लम होते हैं जैसे पॉल्यूशन के कारण इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहते हैं। हम इसको एक टर्म से और समझेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें एक इकोसिस्टम की, और यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर है और यहाँ पे कंज्यूमर भी है। अब इनकी जो एक निश्चित सीमा है कि प्रोड्यूसर हमारे पास 10 हैं और कंज्यूमर भी हमारे पास कितने हैं, मान लो 10 हैं। अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर हमारे पास 2 बचे और कंज्यूमर यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये किसका काम करेगा, डिसबैलेंसिंग का काम करेगा, जिसके कारण हमारा ओवरऑल जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के बेसिक रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं। तो बेसिक रीज़न में हमारे पास 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो नेचुरल रीज़न हो या तो हमारे पास मैन मेड रीज़न हो। तो पहला यहाँ पे पॉपुलेशन, जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उनका ज़्यादा दोहन किया जाएगा, जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस निश्चित रूप से हो जाएगा। अगला हम लोगों का लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब, जैसे हम लोग प्लास्टिक वेस्ट है या जो अदर वेस्ट है उसको हम लोग पृथ्वी में ही इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे वहाँ का जो सरफेस है या सॉइल है वो बहुत ज़्यादा इरप्ट हो रही है, जिसके कारण वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ये भी एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मेन कारण है। अगला हम लोगों का है, जो हमारे पास यहाँ पे खेती योग्य पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनाई जाती। अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ए हाई अमाउंट ऑफ एग्जॉस्टेड गैस। तो जो हम लोगों से एसी, फ्रिज, इनके द्वारा जो गैसेस निकलती हैं जो कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का कार्य करती हैं, ये भी हमारा एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का कारण है। अगला हम लोगों को हो गया डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल एरोजन। जैसा कि मैंने अभी लैंडफिल के केसेस में कहा कि जो पृथ्वी है उसका ऊपरी हिस्सा अगर खराब हो जाएगा या उसकी मिट्टी खराब हो जाएगी तो भी एक हमारा ये इम्बैलेंस होगी। अगला यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, जितने ज़्यादा हम लोग पेड़ काटेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस होगा। इसके बाद हम लोगों का अगला है फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। जैसे यहाँ पे वाटर है, नदी, झरने, इनको हम लोगों ने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है, तो ये क्या होते हैं, वेस्ट होकर और सीधे इनका पानी समुद्र में जाता है, जो कि हमारा किसी भी उपयोग के लिए नहीं होता। इस कारण से भी ये इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे। अगला पॉइंट हम लोगों का है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे कोयले की माइनिंग या अभ्रक है, सोना है, इसकी माइनिंग की जाती है, जिसके कारण से वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाता है। अगला हम लोगों का इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अब जो यहाँ पे मैन है वो अपने फ़ायदे के लिए क्या इंडस्ट्री लगाता है, और इंडस्ट्री लगाने की वजह से वहाँ से वो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन भी करता है। तो इसके कारण भी हमारा एक एक यहाँ पे बेसिकली इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों का अगला है इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर बेसिकली 2 टाइप के इशू आते हैं। कौन कौन से, एक हमारी कंट्री में घटित हो रहे हो नेशनल इश्यूज, और दूसरा हमारा है ग्लोबल इश्यूज, जिसके कारण पूरा का पूरा वर्ल्ड प्रभावित हो रहा हो। तो पहले हम लोग बात करेंगे नेशनल इश्यूज की। तो नेशनल इश्यूज क्या होते हैं, जो हमारी कंट्री के कारण होते हैं और कंट्री में ही क्या करे जाते हैं, सेटल करे जाते हैं, वो हमारे नेशनल इशू कहलाते हैं। जैसे पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है हमारी कंट्री से, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है,
इन सब के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन प्रीवियस वीडियो वाले में डिस्कस कर लिया था। अब अगला पॉइंट है डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, मतलब हम यहाँ पे पेड़ कितने ज़्यादा काट रहे हैं, जो मिट्टी है उसका क्षरण कितना ज़्यादा हो रहा है, और जो नेचुरल लाइफ एग्जिस्ट कर रही है फॉरेस्ट के अंदर उसको हम लोग कितना ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो ये भी एक हमारा नेशनल इशू ही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में कि मोस्टली ग्लोबल प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं। तो ग्लोबल प्रॉब्लम मोस्टली यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसके कारण ओवरऑल ध्रुवों पर एकत्रित बर्फ पिघल रही है और उससे सी का लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। अगला है वहाँ पे एसिड रेन। जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो यहाँ पे एसिड रेन होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगला यहाँ पे पॉल्यूशन, एयर या मरीन पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जितना ज़्यादा हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा करेंगे नेचर को ध्यान में नहीं रखते हुए, तो हमारा क्या होगा, एयर पॉल्यूशन जनरेट होगा। अगला यहाँ पे मरीन पॉल्यूशन। मरीन पॉल्यूशन की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, ये हम लोग नदियों के द्वारा समुद्रों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे उपस्थित मरीन लाइफ सही तरीके से नहीं जी पाती। अब हम लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरीके से होता है और जो ह्यूमन ग्रीन हाउस इफेक्ट वो किस तरीके से होता है। मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, ये पृथ्वी है और यहाँ पे ही एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे कुछ हमारे पास गैसेस उपस्थित है। अब यहाँ पे सन से क्या आ रही है, धूप आ रही है। धूप आने के बाद जो यहाँ पे पृथ्वी है वो कुछ जो हीट है वो अवशोषित कर ले रही है और बाकी क्या हो रही है, वायुमंडल में छोड़ दे रही है। वायुमंडल छोड़ने के बाद इसके बाद जो हमारा गैसों की लेयर है वो गैसों की लेयर एक बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ज़्यादातर हमारी वापस निकल जाएगी। इससे हमारा ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे उपस्थित CO2 हीट को रोक देती है, जिसके कारण ये हीट हमारी पृथ्वी के चारों ओर ही बनी रहती है, जिसके कारण हमारा पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो कि ये ध्रुवों पर एकत्रित बर्फ को पिघलाने का काम करता है। अगला हम लोगों का कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के क्या क्या परिणाम होते हैं। इससे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। अब अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण सी लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा और ध्रुवों पे एकत्रित जो बर्फ है वो मेल्ट डाउन हो जाएगी और उसी का पानी समुद्रों में आ जाएगा। फिर एटमॉस्फेरिक के गर्म होने से जो नेचुरल आपदाएं हैं जैसे बाढ़ है, हरिकेन है या साइक्लोन है, ये ज़्यादा जल्दी जल्दी से आएंगे। और अगर हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो खेती में हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और हमारी जो खेती है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी या उसे हमें बार बार पानी देना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पे है मॉनसून में इवन स्टॉप्ड ऑल टुगेदर ऑल द रेनफॉल में बी अल्टर्ड। मतलब जो मॉनसून है वो सही तरीके से नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ पे ठंडियों में बारिश हो जाए या जब बारिश का मौसम हो तब यहाँ पे ठंडी आ जाए, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको किस तरीके से रोक सकते हैं और इसको एक हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितनी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे ट्रीज हैं या वाटर बॉडीज हैं उनको सही तरीके से मैनेज करना और उनकी रिसाइकलिंग करना। अगला पॉइंट है यहाँ पे कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना, क्योंकि पॉपुलेशन को अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो जितने नेचुरल रिसोर्स हैं उनका सही तरीके से हम लोग उपयोग कर पाएंगे और पॉपुलेशन को एक बेटर लाइफ प्रदान कर पाएंगे। अगला हम लोग क्या है, प्रोटेक्टिंग द वाटर। वही बात मैंने पहले पॉइंट में भी कही, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम सही तरीके से
या उनका हम सही तरीके से संरक्षण करें, जिसके कारण आने वाली जनरेशन को पानी अच्छे तरीके से मिलता रहे। और यहाँ पे ये क्या बनी हुई है, एक साइकिल बनी हुई है, जिसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स या आगे के चैप्टर्स के बारे में देखेंगे।